हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पिछली कक्षा आप लोग पूरी अच्छी तरह से अध्ययन किए होंगे। अगर नहीं किए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो के अंत में ऊपर में इस कॉर्नर पे डाल दूंगा प्लेलिस्ट, और उसके नीचे ठीक इसके पीछे वाला वीडियो, जो क्लास आपकी छुट्टी होगी उसको जाकर पुनः आप पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो आज पुनः स्वागत है आपका संस्कृत कक्षा में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लकार पर आधारित अनुवाद के बारे में। और अनुवाद संस्कृत में जब हम बनाना शुरू करते हैं उसमें सबसे बेसिक जानकारी यहाँ से शुरू होती है, जो कि अभी हमने बोर्ड पर लिख के रखा है, और आपको मैं इसके बारे में अभी बारी बारी से बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा अभी। साथियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वचन, पुरुष, पद, है ना, लकार, ये सभी पढ़े हुए, धातु, ये सभी पढ़े हुए। सबका जरूरत हमें अभी इसमें इस वीडियो में समावेश जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सभी चीजों का जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी आपको बेसिक जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं। अगर नहीं देखे तो जरूर निश्चित रूप से पीछे का वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा। मैं वीडियो के अंत में इस कॉर्नर पे डालूंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लकार लिखे हुए हैं। लकार के बारे में हमने जाना था पिछले वीडियो में कि लकार संस्कृत में कितने होते हैं, 10, लेकिन हमें पढ़ना कितने हैं। अनुवाद की दृष्टि से मुख्य 5 है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है और इसकी ही हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है साथियों, जिसमें हमने अभी क्या क्या है, लट लकार हमारा है, जिसका मतलब वर्तमान काल, दीर्घ लकार भविष्य काल को दर्शाता है, लंग लकार भूतकाल को दर्शाता है, लोट लकार अनुज्ञा। अनुज्ञा क्या है मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, मैं आगे आऊंगा तो अनुज्ञा के बारे में आपको बताऊंगा। आपके मन में जरूर प्रश्न हो रहा होगा, सर इस सभी के तो काल के बारे में लिखिए, इसमें अनुज्ञा है, विधि का चाहिए अर्थ में, ये तो कुछ समझ में आ ही जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में मैं बताऊंगा पक्का। आप श्योर एकदम निश्चित रहिए, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे बारी बारी से सबका नंबर आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ इसकी पहचान भी लिखी है अनुवाद बनाने के लिए, कि उसके क्या पहचान होती है, कि इसमें हम कैसे बनाएंगे। अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, जब हम बनाएंगे जब समझाएंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा साथ में। और यहाँ पे टेबल 1 में आपको दिख रहा होगा ऊपर में वचन और साइड से कुछ पुरुष लिखे हुए हैं, प्रपु मपु उपु। प्रपु मपु उपु क्या होता है इस बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ कर्ता भी लिखे हुए हैं, 9 कर्ता लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रथम पुरुष के और उत्तम पुरुष के और मध्यम पुरुष के सभी के कर्ता के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। मैंने बताया था उत्तम पुरुष के मात्र 3 ही कर्ता होते हैं, यानी कि उत्तम पुरुष के कर्ता के मात्र 3 उदाहरण हैं। कौन कौन? मैं, हम दोनों, हम लोग, जिसका मैंने संस्कृत ऊपर में लिख करके रखा है। ठीक है ना, और मैंने यह भी बताया था कि मध्यम पुरुष के भी मात्र 3 ही कर्ता होते हैं, तुम दोनों या तुम लोग। ठीक है, तुम यहाँ पे हम लोग को हम सभी भी कह सकते हैं, तुम लोग को तुम सभी भी कह सकते हैं। ठीक है, और यह हमने बताया था कि प्रथम पुरुष में इन 6 के अलावे जो बच गए सारे के सारे इन प्रथम पुरुष में ही आते हैं। ठीक है, जिसमें सबका तो यहाँ पे समावेश नहीं हो सकता ना, सबका जगह तो है नहीं, इसलिए मैंने कुछ जो है एक बस 3 यहाँ पे जो है कर्ता लिए प्रथम पुरुष के, वह पर आधारित करेगी, वह वे दोनों वे लोग। और हाँ, मैंने संस्कृत के सर्वनाम से बस यही उदाहरण लिया, वो भी पुल्लिंग का लिया। किसका लिया मैंने? पुल्लिंग का। अगर यह स्त्रीलिंग का उदाहरण होता, वह के लिए अगर स्त्रीलिंग थे तो सा, इसके लिए ते, और इसके लिए ता, सा ते ता, स्त्रीलिंग का उदाहरण होता। ठीक है, लेकिन यह सर्वनाम जो हुआ कर लेना तब का सिर्फ मैंने पुल्लिंग उदाहरण लिया, तो पुल्लिंग में क्या हुआ है? सह तौ ते। इस प्रकार से देखिए, इन 6 कर्ता को छोड़कर, कर्ता के 6 उदाहरण को छोड़कर संसार में जितने भी सजीव और निर्जीव उदाहरण हैं, ये सबके सब किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष में। इस बात को याद रखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जो है इसको पूरे टेबल को समझते चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल लिख के रखा है, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में क्या पढ़ना, टेबल 2 में क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको समझाते जा रहा हूँ। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि टेबल 1 में मैंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा है, जिसकी एक वचन के नीचे कुछ इसी लाइन में है, द्विवचन के नीचे और बहुवचन के नीचे सबके कुछ कर्ता, तीनों जो है ना, प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के, उत्तम पुरुष के, तीनों के कर्ता मैंने लिख के यहाँ पे रखा है। साथियों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना मैंने प्र पु म पु उ पु मैंने लिख के रखा है। इसका मतलब है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये जो बगल में आपको ये शून्य जैसा दिख रहा है, ये शून्य एक्चुअल में नहीं है, ये विराम चिन्ह के अंतर्गत इसको जो छोटा इस बिंदु करके जो आता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाघव। क्या बोलते हैं? लाघव इसको बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो जब भी शॉर्टकट में हमें लिखना होता है हिंदी में, हिंदी अक्षर में, वर्णमाला में, ठीक है, जब भी किसी शब्द को शॉर्टकट में लिखना हो तो उसका प्रथम अक्षर लेकर के बगल में लाघव लगा देते हैं, तो वो बन जाता है उसका संकेताक्षर, है ना, क्या बन जाता है? संकेताक्षर बन जाता है। ठीक है, संकेत बनाता है। जैसे कि मैंने प्र लिख करके लाघव लगा दिया तो बन गया ये प्रथम। मैं प्रथम के सेंस में इसको लिखा हूं, और पु के आगे मैंने लाघव लगा दिया, मतलब पुरुष के सेंस में लिखा हूं, मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी।
साथियों विराम चिन्ह हमें पढ़ना होता है, विराम चिन्ह जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। अभी आप देखते हैं यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में आपने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, आपको याद होगा कि एक वचन में सिर्फ एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध करवाया जाता है, प्राणी का बोध होता है, ठीक है। ये जितने भी इसके नीचे दिख रहा है आपको, इसके ठीक एक वचन के नीचे यहाँ पे सब एक एक जो है व्यक्ति का बोध करवाया, जैसे वह मींस एक व्यक्ति जो है ना, सामने वाला को हम लोग बोलेंगे वह। तुम मींस बस तुम्हारे बारे में, एक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अहम मींस मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, ठीक है ना। ये एक वचन का बोध कराया। द्विवचन क्या है, द्विवचन में हमेशा जो भी द्विवचन का करता होंगे दो व्यक्ति वस्तु या प्राणी का बोध करवाएगा। जैसे यहाँ पे जो उदाहरण लिया गया है, तो यानी कि वे दोनों, युवाम तुम दोनों, आवाम हम दोनों, सब में दो दो का बोध करवाया, देखा ना आपने। अब बहुवचन, बहुवचन में क्या कर रहा है, बहुवचन में हमेशा दो से अधिक का बोध करवाएगा, दो से अधिक कितना भी हो सकता है, ठीक है। ते वे सभी, है ना, या वे लोग, युयम तुम सभी या तुम लोग, वयम हम सभी या हम लोग, यानी कि देख रहे कि हमेशा दो से अधिक का बोध करवाया जा रहा है। ये सभी के सभी का अलग अलग वचन में रखा गया है। और प्रथम पुरुष में किसको रखा गया, यहाँ पे मैंने बताया कि प्रथम पुरुष में तो बहुत सारे करता है, अनेक करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे तीन जो है लिया है, वह, वे दोनों, वे लोग, जिसका संस्कृत सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में हमने क्या देखा, मात्र, तो जानते हैं मध्यम पुरुष में मात्र तीन ही करता है, तुम, युवाम, युयम, यानी कि तुम दोनों, तुम लोग। उत्तम पुरुष के कौन से करता है, इसके सामने सामने वाला जो है ना उसके अपने कर्ता लिखे हुए हैं, मैं, हम दोनों, हम लोग, अहम, आवाम, वयम, ठीक है साथियों। अब आते हैं हम लोग टेबल 2 की तरफ। तो आपने टेबल 1 को समझा, यहाँ पे सबका घर अपना अपना अलग बना हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि ये युवाम जो है यानी तुम दोनों, युवाम, मैं अगर पूछूं कि युवाम का जो है ना यह कहाँ पे किस जगह पे है, तो आप बताएंगे मध्यम पुरुष द्विवचन। कहाँ पे है, मध्यम पुरुष द्विवचन, यानी कि दो, इसमें सह का स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रथम पुरुष एक वचन। सह का स्थान कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन। सबका अपना अपना घर बना हुआ है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, सह। वैसे आपसे पूछा जाए यूयम कहाँ पे है, यूयम का स्थान कौन सा है, तो यूयम के बारे में क्या बताएंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन। इसी प्रकार से सबका अलग अलग जो है ना, आपको ये क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी देखना है, आपको हॉरिजॉन्टल भी देखना है और वर्टिकल भी देखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा स्थान है। सबके स्थान के बारे में आपको याद रख लेना है। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, सह, तौ, ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ऐसे पढ़ पढ़ के बार बार इसको 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आपको स्थान याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से आपको वर्टिकल पता चलेगा और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष से आपको हॉरिजॉन्टल पता चलेगा, ठीक है। आप इस प्रकार से बार बार इसको रिवीजन करेंगे, सह, तौ, ते, मतलब वह, वे दोनों, वे लोग, तुम, युवाम, यूयम तुम दोनों, तुम लोग, अहम, आवाम, वयम मैं, हम दोनों, हम लोग, ठीक है। ये मेरा टेबल 1 का हो गया। टेबल 1 इस तरह से कंप्लीट करके आप ढंग से याद कर लेंगे। उसके बाद आते हैं टेबल 2 की तरफ। टेबल 2 में आप क्या देख रहे हैं, पहली बार आपने इसमें देखा, इसमें लिखा हुआ है प्रश्न पद। हमने पद पढ़ा था, दो होते हैं, पद कितने होते हैं, दो, प्रश्न पद और आत्मनेय पद। तो आत्मनेय पद में कौन होता है, आत्मनेय पद जो धातु आत्मनेय पद के रूप के अनुसार चलता है उसको आत्मनेय पदी कहते हैं, और जो धातु परस्मय पद के अनुसार चलता है उसको परस्मय पदी कहते हैं, ठीक है। तो धातु को संस्कृत में जो है दो प्रकार से बांटा गया है, आत्मनेय पदी में और परस्मय पदी में। तो यहाँ पे परस्मय पदी में पढ़ते हैं, फिर अगली जो है ना आगे जब जरूरत पड़ेगा हम लोग आत्मनेय पदी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे निश्चित। तो इसी के आधार पर इसको तीन वो कैटेगरी बांटा गया, परस्मय पदी, आत्मनेय पदी और उभय पदी। जो धातु परस्मय पद पे चलता है उसको परस्मय पदी कहते हैं, जो धातु आत्मनेय पद पर चलता है उसको आत्मनेय पदी कहते हैं, और जो धातु, कुछ धातु ऐसे जो है जो कि परस्मय पदी पर भी चलता है और आत्मनेय पदी पर भी चलता है तो उसको हम लोग उभय पदी कहते हैं, ठीक है। साथियों आगे बढ़ते हैं। तो परस्मय पदी में हमने यहाँ पे पांचों लकार आपको नजर आ रहा है, हमने जो लिखा है, लट लकार, दीर्घ लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग, ठीक है। ये पांचों लिखा है, जो कि पांच मुख्यतः इंपॉर्टेंट हम आपको बताए हुए थे कि पांच पढ़ना है। वैसे तो लगा 10 है लेकिन पढ़ना हमें 5 है, वो 5 हमें यहाँ पे लिख रहता है। अच्छा, तो लट लकार सबके कुछ 9 प्रत्यय लिखे हुए हैं सभी के। देखो लट लकार के भी है ना वचन और पूर्व। हमने क्या किया है, वचन सिर्फ ऊपर में लिखा है जगह की अभाव की कमी के कारण, क्योंकि अगर सब में वचन हम देते हो सकता है जगह नहीं अट पाता, इसलिए मैंने वचन सिर्फ ऊपर वाला में दिया हूं खाली लट लकार में, बाकी सब में जो है ना वचन में नहीं दिया। लेकिन आप समझिएगा यहां से यहां तक पूरा वर्टिकल ये एक वचन के ही है, ठीक है, सबके सामने सामने। यहां से यहां तक पूरा वर्टिकल जो है आपके ये द्विवचन के है, पूरे प्रत्यय लिखे हुए हैं। और ये बहुवचन के यहां से यहां तक पूरे वर्टिकल लाइन में देखेंगे तो यहां से पूरा एक साइड का, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ, मैंने पुरुष में सब में सामने सामने मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिया है। ये इसके सामने पूरा प्रथम पुरुष, इसके सामने मध्यम पुरुष, इसके सामने उत्तम पुरुष। वैसे ही सब में सबके सामने सामने लिखा हुआ है, लेकिन वचन देखा जाए तो आप ऊपर वाला को देख लीजिएगा, नीचे सब में वैसे ही आप उसको समझिएगा, ठीक है साथियों।
तो चलिए हम देखते हैं लट लकार में कुल हमें 9 स्थान, 9 घर में 9 प्रत्यय दिख रहा है। प्रत्यय क्या होता है? जो देखो आपने बचपन की क्लास में या फिर इससे पीछे की क्लास में कभी न कभी व्याकरण में जरूर पढ़ा होगा प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है ना, अंत में लगते हैं। और क्या बोलते हैं उसको? उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी पद के क्या होता है? शुरू में लगता है। तो शुरू में लगने वाला क्या होगा? उपसर्ग। और अंत में लगने वाले प्रत्यय। तो ये सब प्रत्यय है और प्रत्यय के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना आपको किताब से कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है। इसमें एक्चुअल में सूत्र आता है अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमः। लेकिन हमने यहाँ पे अ हटा करके लिखा है, ठीक है। जहां बहुत सारे जो है ऐसे आपको मिलेंगे सभी जगह, उसमें हम बताते चलेंगे कहाँ कहाँ पे हटा हुआ है। तो मैंने अ हटा के इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में हो क्या हो, आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो जाए। आप ये स्मरण कीजिएगा, याद रखिएगा कि इसमें अ सब में छुआ, जहां जहां पे हमें अ पढ़ने की सुविधा के हिसाब से जिसकी जरूरत थी उसको हमने छोड़ दिया, बाकी सबको मैंने हटाया है, ठीक है। तो एक्चुअल में सूत्र होता है जो आपको किताब में देखने को मिल सकता है, यहाँ पे है ना, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमः। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। ये सुविधा के लिए आपको याद करने में आसानी हो जाए, पढ़ने में आसानी हो जाए, याद फटाक जल्दी से हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष के 3 प्रत्यय हैं लट लकार में। प्रथम पुरुष के कितने? 3 हैं, इसके अपने अपने स्थान पे। और 3 वचन भी है, तो सब वचन के, एक वचन के, द्विवचन के, बहुवचन के, सब के अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वर्टिकल देखा जाए तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से हैं। तो ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि सबके आगे हमें क्या लगा हुआ है? अ, ठीक है। मैं पहले सबको पढ़ा देता हूं, सबको समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम आएंगे कोई धातु को इसमें जोड़कर बताएंगे, ठीक है ना। इससे क्रिया बनती है। क्या बनती है? धातु में जब इस प्रत्यय को जोड़ते हैं, धातु में जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया बनती है। क्या बनती है? क्रिया। और क्रिया बनाकर तब हम अनुवाद कैसे बनाते हैं आगे हम लोग देखेंगे, पहले इसको समझते चलते हैं, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे लिट लकार, लिट लकार मतलब भविष्य काल। लट लकार में क्या होता है? वर्तमान काल, आपने पहले भी पढ़ा है और यहाँ पे भी देख लीजिए। लिट लकार में क्या होता है? भविष्य काल, जो भविष्य में होने वाला, ठीक है ना, उसके लिए। इसका प्रत्यय क्या है? ई सबके छोटी जो है ना, छोटी ई जो जिसको हम लोग ह्रस्व ई बोलते हैं, ह्रस्व ई सबके आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका भी मतलब मैं आगे समझा रहा हूँ। पहले आप इसको देखिए, जैसे ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः है, वैसे ही स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। आपको ठीक उसी तर्ज पे, उसी लय पे, उसी सुर पे आपको मिल रहा है ना। याद करने में ये दोनों बहुत आसान है। ये याद हो गया, याद करना बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है मूर्धन्य स, आधा मूर्धन्य स और य, ठीक है। आधा मूर्धन्य स और य, और फिर उसका त में छोटी मात्रा ई की। तो ती यानी स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः, ठीक है। सबके आगे जो ब्रैकेट में ह्रस्व ई लिखा हुआ है, इसके कुछ जो है ना, ये कुछ मकसद से लिखा गया है। ये क्योंकि बहुत सारे धातु ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं? हलंत होते हैं। हलंत मतलब कि हल, यहां पे बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वल, क्या लिखा हमने लिखा वल। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको नीचे जो लगा हुआ है, द के नीचे जो लगा है, इसको बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं? हल। और चूंकि अंतिम अक्षर पे इसलिए इसको बोलते हैं अंत में है, इसलिए इसको बोलते हैं हल अंत, ठीक है ना। हल अंत मिलाएंगे एक जगह क्या बनेगा? हलंत। हम लोग इसको हलंत से जानते हैं। इस हल या जो हल जो होता है अंतिम अक्षर पे ही होता है, इसलिए इसका नाम है हलंत, ठीक है। हल को ही हम लोग हलंत बोलते हैं। तो ऐसे जो होते हैं, इसका मतलब क्या है? यह वर्ण पूरा नहीं है, ठीक है। यह वर्ण पूरा नहीं, इसमें स्वर वर्ण छुपा हुआ है, यानी कि कैसा है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन में क्या होता है? स्वर छुपा होता है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। जिसमें स्वर नहीं रहता है वह वर्ण हम लोग आमतौर पे भाषा में देखा जाए तो कहते हैं कि वह आधा है। कैसा है? आधा है। लेकिन क्या है? यह व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर नहीं है। तो जिसमें स्वर नहीं होता है यानी कि आधा, ये हलंत वाले जो धातु होंगे उस सब में छोटी ई लगेगा, यानी कि ह्रस्व ई जुड़ेगा, ठीक है ना। और जिसमें यह नहीं रहता, जो पूरा किसी स्वर के साथ में ही आएगा, स्वर के साथ में, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो स्था, स्था को आप देखिएगा इसमें आ की मात्रा इसमें ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। तो स्था में यहाँ पे देखेंगे तो आ की मात्रा जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें स्वर पहले से ही है। तो वैसे जो है ना धातु जिसमें स्वर पहले से ही रहता है, तो दो स्वर एक साथ हम जोड़ नहीं सकते हैं।
तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए क्या करेंगे, इस ई को हम लोग ब्रैकेट में रखें, ताकि इसमें इससे हमको यह पता चल रहा है कि जिसमें स्वर पहले से है, जिस धातु में स्वर पहले से, उसमें ई नहीं जोड़ेंगे, और जिस धातु में स्वर पहले से नहीं है, जो जिसमें गैप है, उसमें इसको जोड़ेंगे तो वो छोटी मात्रा के साथ एक छोटी इकार बना लेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं, आगे भी समझते चलते हैं। सब पे हम बताएंगे, सब पे कैसे धातु जोड़ना है वो हम सबको बताएंगे। ठीक है ना, ये सारे के सारे पर सब पे हम जोड़ के बताएंगे आपको कि कैसे काम। साथियों अगला लकार हम लोग पढ़ते हैं लंग लकार। ये लंग लकार का मतलब क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल में क्या हमारा प्रत्यय होता है, सारे के सारे सूत्र क्या हैं, त ताम अन अह तम त अम आओ आम। ठीक है, त ताम अन अह तम त अम आओ आम, ये मेरा प्रत्यय हो गया। और इसके नीचे नोट में लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे लिखे हुए हैं, धातु के पहले अ लगाकर तब रूप चलाते हैं। धातु के पहले अ लगाकर तब रूप हम चलाते हैं। ये कैसे चलाएंगे, धातु के पहले अ लगाकर तब रूप चलाइए, निर्देश है। ये कैसे करना है, जब भी कोई धातु इसके साथ जोड़ेंगे, जैसे मैंने क्या बताया, क्रिया बनाने के लिए क्या जरूरी है, धातु के साथ जब इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तब जाके क्रियाएं बनती है ना। धातु के साथ जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया बनती है। क्रिया बनाने के लिए करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको हमको जोड़ना पड़ेगा प्रत्यय को। तो जैसे कोई धातु हमने लिया यहाँ पे वद, कोई धातु हमने क्या लिया, वद। वद में मैंने जोड़ा यहाँ पे तो नियम क्या कहता है, अब धातु के पहले अ लगाइए तब रूप चलाइए। तो धातु के पहले हम क्या लगाएंगे, अ, ये क्या बनेगा, अवदत। अवदत तो में जो हलंत है वो रह जाएगा। प्रत्यय में जो भी चीज है, प्रत्यय में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे अंतिम वाला में। ठीक है, जो शुरू में होगा बदलाव वो नियम के अनुसार जो करेंगे। देखिए जैसे बदलाव यहाँ पे कहाँ हुआ है, यहाँ पे देखिए द में हलंत है ना, और यहाँ पे मैंने पूरा द लिख दिया। बताइए कैसे हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर में जैसे कि बताया था कि सबके आगे जहां जहां अ नहीं लग रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, सबके आगे क्या है, अ छुपा हुआ है। लेकिन कई जगह पे जहाँ पे आसानी से हमको याद हो जाए वहां पे अ छोड़ दिए हैं, आसानी से याद करने के लिए। यानी कि सूत्र में एक्चुअल में होता सब में अ है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिटा के रखा, लिखा ही नहीं उसको। क्यों, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो और जल्दी से याद हो। यहाँ पे भी क्या हो रहा, अत अताम अन अह अतम अत अम आओ आम। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे अ को साइलेंट रखा है, मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है ना, यह अ जो है यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, यह अ यहाँ पे होता है, तो यह अ और यह आधा द, यानी कि द में हलंत, ये आधा वर्ण है। जब अ के साथ जुटेगा तो पूरा वर्ण बनाएगा, तो पूरा वर्ण क्या बनाया, द। अब समझ में आ गया यहाँ पे कैसे हो गया। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान में रखना है इस बात को, है ना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी ये जोड़ेंगे तो इसके आगे अ जुटा हुआ ही है, धातु के अंतिम अक्षर पे जो हलंत है वो हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम लोग सबके आगे ऐसे ही जोड़ेंगे। कहेंगे सर अ वाला को कैसे जोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा जोड़ के दिखा दीजिए। तो हमने यहाँ पे फिर से लिया वद, और आगे हमें जोड़ना क्या है, अ। बनाएगा क्या, आपको पहले ध्यान में रखना कि अ धातु के पहले लगाते थे, धातु हमारा वद, इसके पहले लगाएंगे अ। ये क्या बनेगा, अ वद, और उसका विसर्ग है अवदह। ये अ तो बन गया द के साथ जो है, देखिए इस आधे वर्ण के साथ ये पूरे अयन स्वर कोई जुटा है तो पूरा वर्ण बनाया, और विसर्ग तो अपना विसर्ग रहेगा ही। तो क्या बनाएगा, अवदह, क्या बनाएगा, अवदह। ये विसर्ग क्या करता है, ह का उच्चारण करता है, ह का उच्चारण करता है, क्या करता है, ह की मात्रा का ये उच्चारण देता है विसर्ग। ठीक है ना, तो अवदह क्लियर है। अब सबको इसमें जोड़ लेंगे, सभी धातुओं को, जो भी धातु दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल जोड़ लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लोट लकार में। लोट लकार में क्या कहता है, देखिएगा साथियों, लोट लकार में क्या कहता है, धातु के पहले अ लगाकर तब रूप चलाएं। सॉरी, ये तो हो गया हमारा ये लंग लकार का, ये हमारा क्लियर है कि जब भी धातु इसमें जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, धातु पहले अ लगाएंगे। अब लोट लकार क्या कहता है, लोट लकार में देखिए अनुज्ञा पे हमने बोला था कि आगे की कक्षा में हम लोग कभी चर्चा करेंगे, तो आगे अनुज्ञा इसका हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा अनुरोध या आज्ञा, जैसे पढ़ो, पढ़े, पढ़ूं। यहाँ पे देखिए अनुरोध क्या, पढ़े या पढ़ूं, ये सब अनुरोध है। ठीक है ना, पढ़ो क्या कर रहे हैं, एक आज्ञा दे रहे हैं, आदेश एक टाइप से समझिए। तो यहाँ पे जब अनुरोध का हम पहला अक्षर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पूरा लिखते हैं, यहाँ पे अभी अनुरोध, इसके बाद क्या है, आज्ञा। इस दोनों वर्ड में से, दोनों शब्द में से इसका पहला ले लेते हैं अनु, और इसका बाद वाला लेते हैं ज्ञा। दोनों को जब एक जगह मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, अनुज्ञा बन के आया अनुज्ञा। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। अब समझ में आ गया कि अनुज्ञा हमने क्यों लिखा है। तो ये देखिए
अनुज्ञा, अनुरोध या आज्ञा का जब हमको संबोधित किया, अनुरोध या आज्ञा जब हमें पता चले किसी वाक्य में कि अनुरोध या आज्ञा किया जा रहा है उस वाक्य में, तो उसे हम लोग तुरंत यहाँ पे लेकर के आएंगे, किसमें, लोट लकार में उस वाक्य को लेकर आएंगे और वहां पे अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, तो जब हमें संबोधित हो किसी वाक्य से कि अनुरोध या आज्ञा उस वाक्य में है, तो उसका अनुवाद हम लोग किस में लाके बनाएंगे, लोट लकार में बनाएंगे। अब लोट लकार का प्रत्यय क्या होता है, तू ताम अंतु अ तम त आनी आओ आम। क्या है, तू ताम अंतु अ तम त आनी आओ आम। ठीक, सबके आगे इसमें अ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ में अ लगा के रखा है, बाकी सब में अ लगा कर हमने नहीं रखा। यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ है, बाकी सब में अ नहीं, लेकिन इसमें भी अ छुपा हुआ है। समझिए ना, सीधी सीधी बात, सबके आगे क्या है, लोट लकार तक सबके आगे समझिए। तो यहाँ पे लट में, लंग में, लोट में, सबके आगे जहाँ पे अ नहीं दिख रहा है वहां पे अ छुपा हुआ है। उन्हें सुविधा से याद करने के लिए यहाँ पे अ नहीं लिखे। तो ऐसा नहीं कहिए कि सर किताब में कुछ और है आप कुछ और पढ़ा रहे, नहीं, दोनों सही है। यहाँ पे हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जो याद करने में आसान हो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसलिए हमने इसको मिटा के रखा है, आपको लिखा ही नहीं। तो तू ऐसे एक्चुअल में क्या होता है, अतु अताम अंतु अ अतम अत आनी आओ आम, लेकिन हमने क्या लिखा, तू ताम अंतु अ तम त आनी आओ आम, बस इतना ही। अच्छा, ही कहिएगा सर, यहाँ पे ही आपने क्यों लिखा, ही किसी किसी धातु में क्या होता है, लगता है, सब में नहीं लगता, एक्सेप्शन कुछ है। जैसे कि दा में, दा का जब रूप चलाएंगे लोट लकार में, जब मध्यम पुरुष एक वचन के पास आएंगे तो यहाँ पे दा से बन जाता है देही। क्या बनता है, देही। तो वहां पे अ लगा करके उसमें क्या बनाया, ही लगाया, तो ही बना, ही लगाया तो क्या बना, देही। जैसे कि एक हन एक धातु है जिसका मतलब होता है मारना, ठीक है ना, आपने पढ़ा था। हन का जब रूप चलाते चलाते यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बन जाता है जही, तो उसमें क्या लगाए, ही। अ का प्रयोग वहां पे नहीं हुआ, जी ही का प्रयोग हुआ, तो जही बन जाता है। वैसे एक अस धातु है जिसका मतलब होता है होना, तो अस का मध्यम पुरुष लोट लगा, मध्यम पुरुष एक वचन में फिर आएगा तो यहाँ पे बन जाता है एधी, तो वहां पे तो ई भी गायब हो गया, है ना। तो कुछ ऐसे परिवर्तनशील है धातु जो कहीं कहीं भी बदलता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते समय भी चर्चा करते रहेंगे, जो आएगा उसे हम बताते चलेंगे जरूरत के अनुसार जो होगा, बिल्कुल ठीक है। जो भी अनिवार्य चीजें हम बताते बिल्कुल चलेंगे। आप यहाँ पे याद रखिए, सिर्फ ऐसे सिंपली याद रखिएगा, तू ताम अंतु अ तम त आनी आओ आम, लेकिन ही मध्यम पुरुष एक वचन में होता है, इस बात का आप ध्यान में रखना है, ख्याल करके रखना बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा विधिलिंग, विधिलिंग का क्या लिखा हमने, विधिलिंग, और क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ चाहिए अर्थ में। तो विधिलिंग जब भी कोई अनुवाद बनाएंगे जिसके अंत में चाहिए रहता है, कर्ता में क्या रहता है, कर्ता के साथ को या को का भाव रहता है, कर्ता के साथ को या को का भाव हो और अंत में चाहिए रहता है, तो उसका अनुवाद हम लोग बनाते हैं किसमें, ये पहचान इसे लिखे हुए, इसको हम समझाते हैं, पहले इसको समझते हैं। पहले सूत्र याद रखिए, एक एताम एयु, एह एतम एक, एयम एव एम, क्या सूत्र है हमारा, फिर से पढ़ेंगे, एक एताम एयु, एह एतम एक, एयम एव एम, ठीक है। ये हमारे प्रत्यय हैं, जब भी कोई धातु में जोड़ते हैं इसको तो क्या बनता है, ये सबके आगे एक आदमी ना अकेले लग जाता है धातु के साथ। जैसे मैं इस पे और इस पे दोनों पे जोड़ के बताता, इस पे तो बताया था, इसमें हम जोड़ के बता रहे हैं। इसको मिटाऊं, इसको मिटा देता हूं, हम क्या हो रहा है, ये जो भी कहते हैं हम लोग मिटा देते हैं इसको। देखिए पहले इसको समझाते हैं। लोट लकार में जब कोई धातु जोड़ेंगे, जैसे मैंने वध को ही लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूं, वध में जब हम एक तू जोड़ेंगे, कहां गया ये तू, तो क्या बनेगा, वध तू। ये सही, हलंत कहां कर लिया, तो हमने अभी बताया था कि इसके आगे यहाँ पे क्या रहता है, सबके आगे यहाँ पे अ छुपा हुआ रहता है। तो इस अ से जब ये आधा वर्ण जुटेगा तो पूरा वर्ण बनाएगा, समझ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, वदतु। अब समझ आ गया, आपको डायरेक्टली ऐसे ही बनाना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, बस याद रखना, स्मरण रखना मन में कैसा होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग एत के साथ जोड़ते, इसी वद को अब विधिलिंग में लाकर जोड़ते एत के साथ, प्रथम पुरुष एक वचन, ए हलंत, तो क्या बना, देखिए व और द के साथ जब ए जुटेगा तो द पर बन जाएगा एक, क्योंकि हम जानते हैं मात्रा में अपने बचपन में ही जब अ सीखे थे तभी जानते थे, तभी इसको आपको पढ़ाया समझाया गया था कि ए की मात्रा क्या होता है, एकले होता है। क्या होता है, एकले होता है। यहाँ पे कोई अक्षर रहेगा इसके ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बन गया, द के ऊपर ये एकले चला गया, उसके बाद फिर क्या है, त हलंत, त, यानी कि वदेत। पूरा इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वदेत। अरे भाई इसे क्यों होता है, चलिए ये क्लियर हो गया, वदेत। समझ में आ रहा है आपको।
तो इस प्रकार से सभी वाक्यों के साथ क्या कर सकते हैं, सभी जो है ना धातुओं को हम हर एक प्रत्यय के साथ जोड़ सकते हैं। तो आपको इसमें प्रैक्टिस भी करना है। चलो मैं सब पर कोई एक घर ले लेता हूँ और सबको मैं एक धातु के साथ जोड़ के बताता हूँ। आपको वैसे ही जब मैं होमवर्क दूंगा आपको करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद पहचान पे आएंगे, पहचान बताएंगे क्या है, ये हमने क्यों लिख के रखा है। बड़ा बढ़िया देखने में तो लग रहा है, लेकिन है क्या, समझाइएगा तो ना समझाएगा, बिल्कुल समझाएंगे साथियों, निश्चिंत रहिए आप। अब मैं कोई एक धातु ले लेता हूँ, जैसे मैंने अभी वध ही लिया था, तो वध का ही ले लेते हैं, चाहे कोई दूसरा मैंने मान लीजिए हम पट धातु ले रहे हैं, कोई धातु मैंने ले लिया है पट, प और ठ में हलन पट। ये धातु जिसका मतलब क्या होता है, पढ़ना, इसका अर्थ है पढ़ना, ठीक है। हम इस पट को ही सब पर किसी एक के साथ हम जोड़ के देखते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे कि यहाँ पे हम कोई भी एक घर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया इसका लट लकार में उत्तम पुरुष एक बहुवचन, चलिए उत्तम पुरुष बहुवचन ले लेते हैं। तो हमको जोड़ना है किसके साथ है, पट के साथ। किसके साथ जोड़ना है, पट के साथ जोड़ना है। लट लकार को पहले हम बनाते हैं, सब पर बारी बारी से एक एक करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष एक वचन क्या है हमारा, प्रत्यय क्या है, आमह, आमह, ठीक है। इसको जोड़ के बनाएंगे कैसे, जुड़ गया तो बनेगा क्या, तो पट के साथ आम, प ठ और ठ के साथ जो आधा, ये क्या है आधा वर्ड, इसके साथ आज पूरा पूरा बनाएगा ठा, ठीक है। और आगे अंत में क्या है फिर मह, तो क्या बना पठामह, क्या बना पठामह। उसी प्रकार से हम लोग लृट लकार में लेते हैं उत्तम पुरुष, फिर से सबका बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन समय से एक जोड़ के बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, धातु हमारा है पट, और उसके बाद देखिएगा लृट लकार में आपको क्या ध्यान रखना है भाई, ये ब्रैकेट में क्यों है छोटी ई। तो हमने बताया था आपको कि ह्रस्व ई जो है, जिस धातु के अंतिम अक्षर पे हलंत होता है, यानी कि अंतिम अक्षर क्या होता है, पूरा नहीं होता, आधा होता है, आमतौर की भाषा में बोले तो आधा होता है हलंत के साथ, ठीक है। ये पूर्ण वर्ण नहीं है, ये आधा ही वर्ण है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जिसमें ये हलंत होता है उसके साथ ई लगता है, नहीं तो नहीं लगता, तो इसके साथ है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे ई भी लगेगा, उसके बाद जो प्रत्यय बच गया श्यामा, उसको जोड़ेंगे यहाँ पे। तो क्या बनाएगा यहाँ पे पूरा एक साथ मिलकर के श्यामा। तो क्या बनेगा, पठ में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पठी, उसके बाद जोड़ दीजिए श्यामा, ठीक है। तो क्या बनेगा पठी श्यामा, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही सबके साथ हम करते जाएंगे। अब देखते हैं लंग लकार में फिर से आम के साथ एक जोड़ते हैं, ठीक है ना। आम क्या है हमारा, उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पट धातु तो हमारा वही है, इसमें जोड़ रहे हैं क्या हम लोग आम, क्या जोड़ रहे हैं आम। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप लंग लकार बनाइएगा नोट जरूर ध्यान में रखिएगा, क्या लिखा हुआ है, धातु के पहले अ लगाकर तब रूप चलाते हैं। इसमें धातु कौन है, तो धातु है हमारा पट, इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे अ, तो क्या बनाएगा अपट, है ना। अ प और ठ के साथ आधा ठ है ना, उसके साथ ये स्वर आएगा, आ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगा, इसकी आकार है ना। उसके बाद है म, तो क्या बना अपठाम, क्या बना अपठाम, क्लियर। अगला आते हैं हम लोग लोट लकार में यानी अनुज्ञा में। फिर इसका उत्तम पुरुष बहुवचन लेते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है आम, धातु तो हमारा वही अभी ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, है ना आम। अब देखिए आप लोग जो आपके मन में जो आ रहा होगा ना, सर यहाँ पे भी आम है और यहाँ पे भी आम है, तो धातु को जोड़ेंगे तो डिफरेंट कैसे पता चलेगा। तो आइए डिफरेंट अभी पता चलने वाला है। देखिए यहाँ भी आम जोड़े, यहाँ भी आम जोड़े, किसके साथ पट के साथ। तो देखिए तो इसके साथ क्या बना, ये प ठ हलंत है, ये पूरा हट जाएगा, यहाँ के साथ पूरा पूरा बनाएगा ठा, आधा ठ और आ मिलकर बनाएगा पूरा पूरा ठा, यानी कि बोलचाल की भाषा में समझे तो, है ना। और म है उसके बाद, तो क्या बनाया पठाम। लेकिन अब देखिए तो हमने इसमें भी आम जोड़ा, इसमें भी आम जोड़ा, दोनों में वही जोड़ा, लेकिन इसमें अपठाम इसमें पठाम। देखिए तो अ की अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है। जब लंग लकार में जोड़ेगा तो अ जुटेगा शुरू में, लेकिन इसमें लोट लकार में कोई एक्स्ट्रा और आ कुछ भी नहीं जुटता है, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। क्या बनाइए पट जोड़ आम, यहाँ पे बना पठाम, यहाँ पे पट के पहले अ भी लगा हुआ है और उसके बाद आम, क्या बनेगा अपठाम। अब क्लियर है, अब तो पता चल रहा है ना, वे दोनों जो सेम सेम दिख रहा है, इसमें अ लगा रहेगा और इसमें अ रहेगा, तो डिफरेंट हमको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम विधिलिंग में आते हैं, चाहिए अर्थ में। इसमें इसका भी लेते हैं उत्तम पुरुष और बहुवचन। क्या लिखा हुआ है एम, इसी पट धातु में जब एम को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा प ठ, और ठ के बाद ये एक, हम लोग जानते हैं बचपन की कक्षा में पढ़े हुए थे, एक का मात्रा क्या होता है, तो एकले होता है। क्या होता है एकले। तो यह ए जो है इस पहले वाला अक्षर पे एकले बन जाता है,
बन जाता है, बचपन में ही सिखाया गया था, याद रखिए, ठीक है। तो ये है, इसी प्रकार से इस बचपन वाली बातों को याद करके हम लोग आगे कक्षा में बढ़ेंगे, ठीक है। पट जोड़ एम पठेम क्या बन जाएगा, यह ए जो है यार फट के लिए बन जाएगा, ये आधा अक्षर पूरा अक्षर दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम पांचों पर एक एक बना करके हमने दिखा दिया, इस पांचों पर एक एक बना के दिखा दिया। आपको क्या करना, प्रैक्टिस करने के लिए है ना, जो भी धातु है सब पे चला के दिखाना है। मैं होमवर्क दूंगा तब, अभी आप सिर्फ इसको पहले समझते रहिए, ज्यादा दिमाग पे भाषण नहीं देना जो, ठीक है। अब हम लोग इस समझते हैं पहचान के, इसको दिखा दूं या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए समझने के लिए, ताकि मैं जब होमवर्क दूंगा तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग मिटाते हैं इसको, पहचान के बारे में बताते हैं, पहचान हमने क्यों लिख के रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये पहचान हम लोग इसको पढ़े क्यों है, एक्चुअल में हमारा मोटिव था क्या, इसको इतना पढ़ने का, हमारा जो इतना देर से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने का मेरा एक ही मकसद था क्या, कि हमको अनुवाद बनाना आना चाहिए सर। बिल्कुल सही बात। तो अनुवाद बनाने के लिए जैसे हम पढ़ने की है ना, तो अब अनुवाद बनाना सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी अनुवाद को, और अनुवाद इसी सभी चीजों से बनेगा, लेकिन उसके लिए हमको पहले पहचान करना पड़ेगा भाई, किस वाक्य का अनुवाद हम कहाँ पे बनाएंगे, किस वाक्य का अनुवाद हम इसमें से कहां पर बनाएंगे, सबका इसमें समाधान है, ठीक है। तो बस पहचानने आना चाहिए। ये हमारी जो पहचान यहाँ पे लिखे हुए, ये सब हमारी क्या है, ये पहचान है, क्या है, ये पहचान है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, आप देखिए इसमें से कहां पे अंतिम वाक्य जो है ना, वाक्य का अंतिम अक्षर देखिएगा, अंतिम अक्षर हूं, कहां पे आया है, हो हूं। जैसे आया है हो हूं, आपको अनुवाद बनाना है किसमें ले जाकर, लट लकार में। मैंने बताया था, जो लकार पढ़ाया था उसमें बताया था, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूं रहे तो वह किसमें होता है, लट लकार में होता है, बताया था, याद आया। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख के आप एक बार में आप समझ जाइएगा। तो जिस वाक्य के अंत में है हो रहता है, उसका अनुवाद हम लोग लट लकार में बनाते हैं। जिस वाक्य का अनुवाद, जिस वाक्य के जो है ना अंत में क्या रहेगा, गा गेगी रहेगा, तो उसका हम लोग लिट लकार में बनाए, क्योंकि भविष्य में होने वाला, जैसे मैं पढ़ूंगा, तुम खेलोगे, सीधा जाएगी, गा गेगी आया है ना, इस प्रकार से क्या लिट लकार में उसका अनुवाद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब हम बताएंगे, पहले इसको समझना चाहिए। अब है अगला क्या, था थे थी या क्रिया की समाप्ति का पता चले, था थे थी या क्रिया की समाप्ति। जब किसी वाक्य के अंत में था थे थी रहे या क्रिया की समाप्ति का पता चले, तो उसका हम लोग अनुवाद कहां पे बनाएंगे, लंग लकार में बनाएंगे। जो उपयुक्त प्रत्यय होगा उसको जोड़ते हुए, कैसे, जैसे कि सीता पढ़ती थी, राम पढ़ता था, तुम लोग मेला देखने गए थे, या फिर तुम लोग खेलते थे, थाते थी आया। क्रिया की समाप्ति का, जैसे कि इसके अलावा कैसे क्रिया की समाप्ति होगी, जैसे वह घर गया, इसमें थाते थी तो आए नहीं, लेकिन क्रिया समाप्त हो चुका है, वह घर गया मतलब चला गया, है ना, भूतकाल में हो चुका है, ठीक है। सीता घर गई, तुम विद्यालय गए थे, है ना, तुम विद्यालय गए, है ना। तो इस प्रकार से क्रिया की समाप्ति हो गई, लेकिन थाते थी नहीं है, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग किसमें बनाएंगे, लट लकार में बनाएंगे, उपयुक्त प्रत्यय को जोड़ते हुए। आगे है हमारा नोट लकार में कैसे बनाएंगे, इसकी पहचान क्या है, अनुरोध या आज्ञा का पता चलता है। जब किसी वाक्य से किसी आदेश का या अनुरोध का पता चले, तो वैसे वाक्यों को पकड़कर हम लोग इसमें बनाएंगे, किसमें, लोट लकार में उसका अनुवाद बनाएंगे, ठीक है, ये पहचान है। और फिर अगला क्या करें, कर्ता के साथ को या को का भाव हो और अंत में चाहिए रहे। कर्ता के साथ को हो या को का भाव हो, को रहेगा डायरेक्ट रूप से दिखेगा को, नहीं तो को का भाव रहेगा, और अंत में चाहिए रहेगा, तो उसका अनुवाद हम लोग विधि लिंग बनाएंगे। और हाँ, को रहे या को का भाव रहे लेकिन अंत में चाहिए नहीं रहे, तब उसका अनुवाद हम लोग विधि लिंग में नहीं बनाएंगे। तब उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कारक सूत्र में, कारक का सूत्र का जो है ना, कारक चिन्ह, हम लोग कारक चिन्ह याद किए हुए हैं, कारक चिन्ह पहचान बहुत सारे पहले कक्षा में भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे, उपयुक्त जो होगा तृतीय या चतुर्थी विभक्ति लगा करके जो भी होगा हम उसके अनुसार अनुवाद बनाएंगे। लेकिन याद रखें, अगर कर्ता के साथ को या को का भाव और अंत में चाहिए है, तो उसका अनुवाद हम लोग विधि लिंग बनाएंगे। कैसे, कोई वाक्य कैसे पता चलेगा, जैसे कि राम को पढ़ना चाहिए, राम को, उसमें क्या आ गया, को स्पष्ट रूप से पूरा पूरा आ गया, राम को पढ़ना चाहिए, राम को, कर्ता में क्या रहेगा, कर्ता के साथ को आया है। या फिर सीधे मैं कह रहा हूं कि उसे खेलना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, हम अगर कहेंगे वह को खेलना चाहिए, कैसा लग रहा है, एकदम अजीब सा नहीं लग रहा है, लग रहा है जरूर कहीं ना कहीं मिसिंग है कुछ, ठीक है। वह को खेलना चाहिए कभी सुने हैं, नहीं, उसे खेलना चाहिए या उसको खेलना चाहिए। अगर हम कहते हैं उसे खेलना चाहिए, तो उसमें को का भाव है, यानी कि उसे में को छुपा हुआ है, उसको, है ना। ऐसे डायरेक्टली अगर बोले उसको खेलना चाहिए, तो आराम से वहां पे हमको को दिख ही जा रहा है, तो को हो या को का भाव हो, और अंत में क्या रहे, चाहिए, उसे खेलना चाहिए, चाहे उसको खेलना चाहिए, तो उसको हम लोग इसमें पकड़ के लाएंगे और अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए साथियों, इन सभी चारों के लिए, यानी कि लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार में आपके कर्ता के रूप बदलते नहीं हैं, जो इसमें दिख रहे हैं वही रहते हैं कर्ता के रूप, ठीक है। इसमें तो खैर बहुत सारे कर्ता होते हैं, ये तो 6 कर्ता फिक्स है ना, इसमें बदलता नहीं है।
लेकिन आपको विधिलिंग के लिए जो आपको यहाँ पे वह दिख रहा है ना, यहाँ पे वह नहीं होगा, यहाँ पे वह नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे या उसको, क्या हो जाएगा, उसे या उसको, क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा, इसको मैं इसमें लिखने में नहीं मुझे, मैं इसको नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये वह के जगह पर क्या बन जाएगा, विधिलिंग के लिए उसे या उसको, लेकिन संस्कृत नहीं बदलेगा, संस्कृत वही रहेगा, ठीक है ना। उसे या उसको का संस्कृत क्या होगा, सह ही होगा, ठीक है। और फिर इसके यहाँ पे वे दोनों के जब क्या हो जाएगा, उन दोनों को, उन दोनों को, ठीक है साथियों। और यहाँ पे वे लोग के जब क्या हो जाएगा, उन लोगों को, इसके जब क्या हो जाएगा, वे लोग के जब उन लोगों को, ठीक है। तो उन लोगों को पढ़ना चाहिए, ऐसे थोड़ी कहेंगे वे लोगों को पढ़ना चाहिए, वे लोगों को खेलना चाहिए, एकदम अटपटा नहीं लग रहा है, एकदम बेकार सा लग रहा है, ये कहीं ना कुछ मिसिंग है। यहाँ पे उन लोगों की, इसको वे लोग के जब हम क्या बोलेंगे, उन लोगों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को खेलना चाहिए, उन दोनों को दौड़ना चाहिए, है ना, उसको या उसे हंसना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तुम के लिए क्या लिखेंगे, तुमको या तुझको या तुम्हें, है ना, ये सारे के सारे हो जाएगा तुम के जगह। तुम्हें पढ़ना चाहिए या तुमको पढ़ना चाहिए या तुझको पढ़ना चाहिए, है। अब तुमको पढ़ना चाहिए कैसे बोलेंगे, यहाँ पे तुमको, यहाँ पे इसके साथ को लगाइए कि बोलना, ठीक है ना। यहाँ पे तुम दोनों का क्या आ जाएगा, तुम दोनों को, है ना, यहाँ पे तो सही है, तुम दोनों को, ठीक है ना। यहां पे तुम लोगों को, तुम लोगों को, ठीक है। यहां पे हो जाएगा मैं को कैसा लगता है, क्या अच्छा लग रहा है, मैं को नहीं होगा साथियों, क्या हो जाएगा, मुझको या मुझे, है ना, मुझे या मुझको। यहाँ पे देखिए, इसमें को डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन को का भाव छुपा हुआ है, इसमें को डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन को का भाव छुपा हुआ, तो कुछ ऐसे शब्द आते रहते हैं, ठीक है, इनके लिए सिर्फ विधिलिंग के लिए। अब हम दोनों के जगह पे क्या लिखेंगे, हम दोनों को, हम दोनों को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोगों को, हम लोगों को, ठीक है। हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों को, यानी कि इसके लिए जब हमें कोई वाक्य बनाना पड़ता है तो उसे हिंदी में इस प्रकार से जो है ना शब्द लेते हैं, वह को, वे दोनों को, वे ऐसे नहीं लेते, ठीक है ना, उसे या उसको, उन दोनों को या उन लोगों को, है ना, तुमको या तुम्हें या तुझको, तुमको तुझको या तुम्हें, तुम दोनों को, तुम लोगों को, मुझे या मुझको, हम दोनों को, हम लोगों को, इस प्रकार से वाक्य जोड़ के इसमें बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं ना बहुवचन चल जाएगा, मैं को पढ़ना चाहिए, एकदम बेकार लग रहा है ना, एकदम अजीब सा, एकदम मिसिंग लग रहा है कुछ, तो मैं क्या यूज करेंगे, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो, इसके लिए अलग से आप रफ में लिख के रखेंगे, और समझने के लिए भाई ये सब जो है ना संस्कृत यही रहेगा, इसका संस्कृत नहीं बदल रहेगा। अगर उसे पढ़ना चाहिए तो उसे के लिए हम स यूज करेंगे, उन दोनों को खेलना चाहिए तो उन दोनों को हम क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे, उन लोगों के लिए हम क्या यूज करेंगे, ते यूज करेंगे, तुझको, तुमको, तुझको, तुम्हें, इसके लिए तुम यूज करेंगे, ठीक है ना। उन तुम दोनों को युवाम यूज करेंगे, तुम लोगों को उसके लिए क्या यूज करेंगे, यूयम यूज करेंगे, मुझे या मुझको के लिए क्या यूज करेंगे, संस्कृत में अहम यूज करेंगे, हम दोनों को, है ना, इसके लिए आवाम यूज करेंगे, और हम लोगों को उसके लिए भी वयम यूज करेंगे, ठीक है। इतना बात याद रखना आपको। चलिए मैं इसको भी मिटाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, समझ में आ गया। अब इस प्रकार से हम लोग, ये क्लास बहुत लंबी हो गई है ना, ये क्लास क्या हो गया, बहुत लंबा हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बारे में हम लोग अगले दिन इस पे अनुवाद बनाने का सिखाएंगे। जैसे मैं एक आपको जन उदाहरण के तौर पे बता दूं, तो कहिएगा सर इतना पढ़ाने से क्या फायदा, जब को बताइए, चलिए मैं बता देता हूं। जैसे वह पढ़ता है, इसका हमें बनाना है अनुवाद,
वह पढ़ता है। तो अब इन सारे चीजों पर एक साथ आपको ध्यान को जो है ना आकर्षित करना, फोकस करना पड़ेगा और सबको देखते हुए पूरे सारे टेबल 1 और टेबल 2 दोनों को देखते हुए हमें बनाना है, ठीक है ना बात। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि यह किस लकार में इसको बनाएंगे। तो पहले पहचान करिए वाक्य के अंत में क्या है हो हूं में से है कोई क्या है वह पढ़ता है इस सब को खत्म कहानी बस एक ही इस पे बनेगा। किस पे लकार बनेगा, देखिए इसके घर देखिए ये रास्ता चुनिए कहां पे जा रहा है हो हूं की रास्ता किधर जाएगा, लट लकार में लेके जा रहा है, इसको बनाएंगे लेकिन कहां पे। तो आप इधर देखेंगे टेबल 1 और टेबल 2 दोनों को ध्यान में रखना और पहचान को भी ध्यान में रखना, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे अनुवाद बनाएंगे। वह पढ़ता है तो वह के लिए क्या संस्कृत में हम लोग यूज करते हैं सह, क्या यूज करते हैं सह यूज करते हैं, तो इसका लिखेंगे हम लोग सह। अब ध्यान देने वाली बात है यहीं से शुरू होता है और यहाँ से आपका इंटरेस्टिंग क्लास शुरू हो जाएगा, अनुवाद बनाने का मजा अब आएगा साथियों, ठीक है। ये क्लास अगर नहीं लिए तो अनुवाद बनाने में मजा नहीं आएगा, जब तक ये क्लास पूरा नहीं लीजिएगा समझ में नहीं आएगा। और इसको बेसिक से समझने के लिए पीछे की सारी क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कॉर्नर पे डाल दूंगा, ठीक है। आगे देखिएगा वह कहाँ पे है, तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो आपको प्रथम पुरुष एक वचन कैसे जाना, इसी रास्ते से आना है हूं वाले रास्ता पकड़ना हमको है हूं, ठीक है। इस रास्ते आइए और इसमें भी कहां पे लेके आए यहाँ पे, इसमें भी देखेंगे प्रथम पुरुष, ये कहां पे प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पे भी प्रथम पुरुष एक वचन क्या है यहाँ पे साथियों ती है, क्या है ती। और पढ़ना का धातु हमने क्या याद किया है पठ। तो आप एक साथ आप देखिए जैसे हम लोग जोड़ के बता रहे थे ना सिंगल से, आप एक साथ बताना है पठ में हमको जोड़ना क्या है ती, तो क्या बनेगा पठती पूर्ण विराम, यहाँ पे अगर पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम, यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देना। आपको ये इतना बात विराम चिन्ह का खास ख्याल रखना है, तो उससे भी गलत हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है।